गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वर्ब्स के। हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े वर्ब के, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वर्ब्स की कितनी कैटेगरीज हो सकती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और उससे पहले वाली क्लास में हमने इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा विस्तार से डिटेल में पढ़ा था। आज की जो क्लास है इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वर्ब का एक और टाइप बताऊंगा, जिसमें सेंटेंस के अंदर वर्ब्स कितने प्रकार की हो सकती है। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि वर्ब्स को हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि मेन वर्ब्स, बी वर्ब्स, डू वर्ब, हैव वर्ब और लास्ट में मॉडल वर्ब्स, जिनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आज के टॉपिक में मैं उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्ब्स हैं उसको एक और तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में जिस तरह वर्ब्स यूज की जाएगी उस तौर पर बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हमने ये देखा कि टेंस में वर्ब्स कितने प्रकार की हो सकती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब्स जो है वो किस प्रकार की हो सकती है उसको हम और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिएगा, इस टॉपिक को अगर हम डिटेल में पढ़ लेंगे वर्ब्स वाले टॉपिक को, तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। वर्ब्स हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स, दो प्रकार की वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में आप इसको और दो प्रकार से बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स टेंस फॉर्म करने में काम आती है। यानी हम तीन टेंस के वाक्य बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाते वक्त, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते वक्त जिन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम करते हैं वो कहलाती है टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के लिए दूसरा वर्ड और है ऑक्सिलरीज। टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब्स से तात्पर्य है, अर्थ है सारे तेरा मॉडल्स। मॉडल्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं और ऑक्सिलरीज दूसरा वर्ड है हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब्स दो प्रकार की हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की हमारे सामने है, टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब्स। टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स हमने पढ़ रखी है, इज, आर, एम, डू, डज एटसेट्रा, बहुत सारी हमने पढ़ा है। टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज दोनों मिलाकर के 24 टोटल हेल्पिंग वर्ब्स होती है। कितनी होती है? 24। कल की क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स टोटल 13 है, कैन, मे, शुड एटसेट्रा, यानी पूरे 13 मॉडल्स। अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। जहां तक सवाल है मेन वर्ब्स का, कल हमने इसके बारे में पढ़ा है अच्छे से कि मेन वर्ब्स को हम जब कैटेगराइज करते हैं, मेन वर्ब्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म V1 SOES, V2 V3 V4 ING फॉर्म, V5 2 + V1 फॉर्म। लेकिन मेन वर्ब्स को हम इंग्लिश के सेंटेंस में कितने रूप में देख सकते हैं? दो रूप में देख सकते हैं, दो टाइप से देख सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब यहां पे हमें ये समझने की जरूरत है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स भी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये भी तीन टाइप्स की होती है।
डाई ट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। ये तीन प्रकार के हमारे सामने ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। अब इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा इसके बारे में, ध्यान से समझिएगा। वर्ब्स दो प्रकार की है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम दो रूप में ले सकते हैं, टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स वाली हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स वाली हेल्पिंग वर्ब्स और टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स दोनों मिलकर 24 है। टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारी है। और मॉडल्स वाली टोटल 13 मॉडल्स। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है? 24 एंड टोटल फाइनाइट वर्ब्स कितनी होती है? 27। तो ये 24 टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मॉडल्स वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दोनों मिलकर के हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। जब किसी इंग्लिश के सेंटेंस में कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्ता के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा जो काम या जो एक्शन किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, उसका अगर कर्म है तो वो होगी ट्रांसिटिव वर्ब, जिसके साथ उसका कर्म होना चाहिए, और कर्म नहीं होगा अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब हम चर्चा करेंगे ट्रांसिटिव वर्ब्स के 3 फॉर्म्स के ऊपर इस टॉपिक के आगे। ध्यान से समझिए। हिंदी में इसको कहते हैं एक कर्मक क्रिया, एक कर्म वाली क्रिया। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। डाई का मतलब क्या होता है? 2। हमने साइंस में पढ़ा होगा मोनो, डाई, ट्राई, टेरा, पेंटा, हेक्सा भी है। तो मोनो ट्रांसिटिव का मतलब होता है एक कर्म वाली क्रिया। अब एक कर्म वाली क्रिया कैसे? जब हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस लेते हैं, शी रोड अ लेटर, शी रोट अ लेटर। अब यहां पे आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये है सब्जेक्ट, ये है V2 और अ लेटर ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। हमें यह समझना है कि इस वाक्य में कर्म एक ही है, लेकिन क्रिया का कर्म अवश्य है, लेकिन कर्म एक ही होना चाहिए, उसको बोलेंगे मोनो ट्रांसिटिव। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है लेटर वाला, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। ऑब्जेक्ट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है खास तौर पर कोई प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन या नाउन। जब हम इंग्लिश के सेंटेंस में देखते हैं, कई बार हम डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस के पैसिव वॉइस भी बनाते हैं, पता होगा आपको। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्रोनाउन के रूप में है, हिम, देम, ही, शी, या ही का हिम, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, अगर ऑब्जेक्ट ये है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसी व्यक्ति का नाम है अगर, तो वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हम कई बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीजें, पत्र, पेंसिल, बहुत सारी पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर,
है लेटर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इस बात को समझना अच्छे से कि ये लिविंग थिंग्स होती है, जीवित चीजें जिनमें प्राण होते हैं, लिविंग थिंग्स, और ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती है। तो लेटर जो है वो नॉन लिविंग है, और खास तौर पर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जस्ट वर्ब के बाद आ रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें खास तौर पर पर्सन की बात होती है, पर्सन की, व्यक्ति की बात होती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर थिंग की बात होती है, वस्तु की बात होती है। ठीक है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, पर्सन का और थिंग का। अब यहाँ पे ये लेटर एक वस्तु है, पर्सन तो नहीं है, तो लेटर है सबसे पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें एक बात ये ध्यान देनी कि ये रोट जो वर्ब है, ये वर्ब कौन सी वर्ब है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कितना है? एक ही है। तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। हम पढ़ रहे क्या है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी? रोट, यानी राइट जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट एक ही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। सेकंड है डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म वाली क्रिया। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यहां पे एक ही कर्म था और यहां पे दो कर्म होंगे। अब द्विकर्मक क्रिया जो है वो कैसे? इसमें क्या होता है आप ध्यान से समझिएगा। दो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं? इसमें दो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वर्ब के बाद में। एक ऑब्जेक्ट तो होगा, जैसा कि आपको पता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं? दो ऑब्जेक्ट्स। सेंटेंस देखिएगा, अब जब ये सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। She asked me a question, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ये शी, आस्क क्या है? वर्ब है, और मी कौन सा ऑब्जेक्ट है? अभी मैंने आपको बताया था, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में होता है, सर्वनाम के रूप में होता है, या पर्सन के रूप में होता है, व्यक्ति के रूप में होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? और जो ऑब्जेक्ट वस्तु के रूप में होता है, अदर दूसरा, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने इस बात को समझा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो जब किसी इंग्लिश के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आए और उस वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स आए, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रम ये होना चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कोई दिक्कत नहीं है, शी आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर वे सेंटेंस को लिखने का ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। पहले तो आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगता है। क्या लगता है? टू। ये आपके सामने हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल। अब याद से सुनिएगा, ये जो वर्ब है आस्क्ड, ये है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब ये है क्योंकि ये वर्ब अपने साथ में कितने ऑब्जेक्ट्स रख रही है? दो ऑब्जेक्ट्स रख रही है। यहाँ पे वर्ब अपने साथ केवल एक ही ऑब्जेक्ट रखती है, इसीलिए केवल मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे ये वर्ब अपने साथ में दो ऑब्जेक्ट्स रख रही है, इसलिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा गिव के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे। अब यहाँ पे जो नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं। वर्ब्स दो प्रकार की होती है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस में वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। वो तो किसका पार्ट है? मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब्स कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? मॉडल्स वाली हेल्पिंग वर्ब और टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब। तो आपको ध्यान से समझना है, किसी इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब्स दो प्रकार की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप्स की, टेंस हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स दो टाइप्स की, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव का कोई पार्ट होता ही नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आपके जो है वो 3 प्रकार की होती है, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब आप लोगों के मन में ये होगा कि यहाँ पे एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, तो ये है जटिल कर्म वाली क्रिया। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी में होता है जटिल कर्मक क्रिया, जटिल कर्म वाली क्रिया। कैसे? इसको आप इस तरीके से समझें कि इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब 2 की जगह 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही एक क्या होता है, उसका एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। यहां पे इस सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट। इलेक्ट वर्ब है। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, इलेक्ट करना। इलेक्शन इसी से बना है, चुनाव। तो इलेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट आई है हिम। हिम कौन सा ऑब्जेक्ट है? मैंने पहले भी कहा था, जो प्रोनाउन होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बस व्यक्ति, और दूसरा जो पीछे वस्तु बचती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब यहां क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक। पूरक कैसे है मैं आपको क्लियर करूंगा। आई इलेक्टेड हिम द कैप्टन। हिम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने उसे टीम का कप्तान चुना, मैंने उसे टीम का कैप्टन चुना। अब यहाँ पे जो हिम है ना, जो व्यक्ति, उसी को हमने क्या चुना है? कैप्टन चुना है। तो क्या ये द कैप्टन जो है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जो है, इसका पूरक नहीं है हिम का? हिम कौन? कैप्टन। कैप्टन कौन? वही कैप्टन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस हिम का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कैप्टन। बहुत सारे एग्जांपल है। वी चॉस नरेंद्र मोदी अवर प्राइम मिनिस्टर। तो नरेंद्र मोदी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? कॉम्प्लीमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट का ही उसके लिए दूसरा वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इस तरीके से। अब आप समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर जो कौन कौन सी है। यहां पे ये तो क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये उसका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा आप मुझे बताइए ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स है जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकती है? बहुत सारी है। चूज, इलेक्ट, सेलेक्ट,
नॉमिनेट, एड्रेस, ये सब यहाँ पे यूज आ सकती है यहाँ पे। और इसके बाद में इनको आपको क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में मिलेगा कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये वर्ब्स वाला टॉपिक आज हमारा यहीं पे फिनिश होता है। और इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक जो है नाउन, उसकी थोड़ी सी मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन अभी कर दूंगा और कल उस नाउन वाला टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार वापस ध्यान से सुनिएगा, मोनोट्रांसिटिव वर्ब में वर्ब के साथ एक ही ऑब्जेक्ट होता है। डाइट्रांसिटिव वर्ब में वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट्स तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन उसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, पूरक बोलते हैं उसको हिंदी में, ओके। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है नाउन, जो मैं आपको वर्ब के बाद में करवा रहा हूं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, 6 to 8 9 क्लासेस में पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसके अलग अलग पार्ट्स की चर्चा करेंगे। नाउन कहते हैं जिसको है याद रखिएगा, डेफिनेशन की स्पेलिंग में काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, DGFINITION, NATION नहीं होता है। डेफिनेशन में यहाँ पे आई ही होगा, राइट। डेफिनेशन की स्पेलिंग को खास तौर पे ध्यान देना। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें A noun is the name of person, place, thing, quality, feeling, state, action, sentiment and emotions। इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर ऐसा कहा जाए, हमें हमारे आसपास जो भी दिखाई देता है वो सब संज्ञा में आता है। अब संज्ञा जो हमें, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सभी संज्ञा में आता है। ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो नाउन बेसिकली नाउन के 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 5 प्रकार हैं। लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा नाउन के अंदर ये भी बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम इसको पूरा समझेंगे, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, स्टेट, एक्शन, क्वालिटी। ये सभी संज्ञा में आती है। अब कैसे? पर्सन, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है पर्सन में, किसी भी व्यक्ति का नाम जो होगा वो पर्सन के अंदर आएगा। जगह, कोई भी जगह, चाहे उसका नाम है या वो जगह है, वो पर्सन में, वो प्लेस में आएगा। थिंग, वस्तु। फीलिंग, कोई भी फीलिंग जो हमारी होती है,
लव, हेट, पैशन, स्टेट अवस्था जिसको बोलते हैं दशा अवस्था, चाइल्डहुड बचपन, ओल्ड एज बुढ़ापा, यूथ जवानी, एक्शन वॉकिंग, स्विमिंग चलना, तैराकी, ये सारे एक्शन है। क्वालिटी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सब इनके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत सारी क्वालिटीज होती है, बहुत सारी क्वालिटीज है। अब यहाँ पे आप एक बात को ध्यान से समझिएगा, पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, ये सभी नाउन्स है। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने नाउन के बारे में एक डिस्कशन और करना चाहूंगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये नाउन के दो टाइप्स माने जाते हैं। मोटे तौर पर इनको माना जाता है, जब हम पूरे नाउन के पार्ट्स पढ़ लेंगे, जब हम पांच प्रकार की संज्ञाओं को पढ़ लेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा कि काउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं। और उसके बाद मैं आपसे फिर से सवाल करूंगा लास्ट में, ये पूरा नाउन वाला टॉपिक आपको क्लियर करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि हमने जो 5 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी है, उनमें से काउंटेबल वाली नाउन्स कौन सी है और अनकाउंटेबल वाली नाउन्स कौन सी है। काउंटेबल नाउन्स वो होती है या ऐसी संज्ञा शब्द या ऐसी संज्ञाएं जिनको हम छू सकते हैं, खास तौर पर ध्यान से सुनिएगा, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो गिनी जा सकती है, जिसको काउंट किया जा सकता है। जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, और जो काउंट ही नहीं की जा सकती, जिनको गिना ही नहीं जा सकता, वो अनकाउंटेबल है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे वापस बाद में। तो आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा नाउन के टाइप्स के बारे में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। अब ये टाइप्स तो 5 ही होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कौन सा कंपाउंड नाउन होता है। आप आगे से उनको पहचान सकते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। हम यहाँ पर इन 6 नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। मैं आपको विस्तार से सबके बारे में एक एक करके बताऊंगा। और एक बार मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। प्रॉपर नाउन जो है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन का मतलब है द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब है समूहवाचक संज्ञा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? संयुक्त। संयुक्त शब्द वाली संज्ञा या 2 शब्द एक साथ मिलकर बनते हैं, जोड़े वाली 2 शब्द के जोड़े बनते हैं आपस में, उस संज्ञा को बोलते हैं संयुक्त शब्द वाली संख्या। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोग को समझ सकते हैं अलग अलग 6 टाइप्स हमारे सामने हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ इनके बारे में, फिर उसके बाद मैं कल डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करूंगा और ढंग से इसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है
पर्टिकुलर थिंग, प्लेस या पर्सन को बताने वाली संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान, थिंग, प्लेस या पर्सन, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। उस व्यक्ति विशेष के बारे में बताने वाली, देखिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताने वाली संज्ञा, स्थान विशेष के बारे में बताने वाली संज्ञा और वस्तु विशेष के बारे में बताने वाली संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है तो राम प्रॉपर नाउन है। जयपुर जगह का नाम है, जयपुर प्रॉपर नाउन है, राइट। और यहाँ पे कैमलिन, कैमलिन मार्कर की कंपनी का नाम है कैमलिन, तो कैमलिन प्रॉपर नाउन है। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कह रहा हूं राम प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन, यहां पे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति या उसकी श्रेणी का बोध होता है, और यहाँ पे व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध होता है। ध्यान से समझना, राम बॉय, सीता गर्ल, गंगा रिवर, तो रिवर है तो कॉमन नाउन, और नदी का नाम है तो प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगर मैं बोलूं स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, कॉमन नाउन। राजस्थान नाम आ रहा है स्टेट का, मैं बोल रहा हूं जोधपुर, डिस्ट्रिक्ट। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखें, किसी जिला, किसी राज्य, किसी शहर का नाम है और इसकी भी बात हो रही है, जिला, राज्य और कंट्री। इंडिया कंट्री, राइट। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे कोई वस्तु बनती है, लकड़ी, चांदी, सोना, तांबा, सब इसके अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हमारी भावनाओं से, भाववाचक संज्ञा, ये सभी इसके अंदर आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, एक्शन, इमोशंस, ये इसमें आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। समझ में आगे बात? चार से ध्यान रखनी है, फीलिंग, सेंटिमेंट और इमोशन सेम है। फीलिंग, स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, ये चार चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध करवाने वाली संज्ञा, ग्रुप का बोध करवाने वाली संज्ञा। व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह, स्थान का समूह कई होता है, तो ऐसी संख्या कौन सी है? कलेक्टिव नाउन। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं बोल के। आर्मी, फैमिली, मॉब भीड़ होती है, मॉब भीड़ को बोलते हैं, क्राउड मास जन समूह, क्विवर QUIVER क्विवर तरकश, इसमें तीर होते हैं, बहुत सारे समूह होता है, तीरों का समूह जिसको पढ़ा जाता है। कंपाउंड नाउन में दो वर्ड्स एक साथ मिले हुए होते हैं, यानी दो वर्ड्स, दो नाउन वर्ड्स जो होते हैं साथ में मिलकर एक पूरा अर्थ देते हैं कंप्लीट। आइसक्रीम, पोस्ट ऑफिस, न्यूज़पेपर, कंपाउंड नाउन। आगे बात